हाँ जी, नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपका अपना दोस्त सुनील बिश्नोई बायोलॉजी की क्लास लेकर के। ये क्लास जो है, ये क्लास आपको ज्ञान रखना है सीटेट के साथ में रीट या ग्रेड थर्ड और ग्रेड थर्ड के दोनों लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों में उपयोगी है। इस क्लास के अंदर मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो टॉपिक यहां पर रहेंगे कोशिका, जो लेवल 1 में भी है, सीटेट में भी है, श्वसन, रेस्पिरेशन, परिवहन, जनन। ये तीनों टॉपिक, ये चारों जो टॉपिक है, ये सीटेट, रीट लेवल 1, रीट लेवल 2 अर्थात ग्रेड थर्ड लेवल 1, लेवल 2 दोनों के अंदर क्या है, सिलेबस में है। और इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन लेकर आया हूं, वो केवल लेवल 2 में है और सीटेट में है, जिसका नाम है नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड रेगुलेशन। तो इन टॉपिक्स का आज मैं आप लोगों को एमसीक्यू करवाऊंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा। और उस क्वेश्चन के आसपास जितने भी उससे संबंधित बातें हैं, वो सारी बातें आपको समझाई जाएगी। और लगभग टॉपिक के अंदर जो मेन बातें हैं, वो सारी बातें आपको क्वेश्चंस के द्वारा यहाँ पर सॉल्व करवाई जाएगी। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, वो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है जनन, रिप्रोडक्शन से संबंधित पहला क्वेश्चन है। जनन या रिप्रोडक्शन के अंदर बेटा 3 प्रकार होते हैं, अलैंगिक जनन, कायिक जनन और लैंगिक जनन। जो बड़ी क्लासेज है उसमें कायिक जनन को किसका प्रकार माना जाता है? अलैंगिक जनन का ही प्रकार माना जाता है, क्योंकि कायिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों के अंदर सिंगल पेरेंट भाग लेता है। तो कायिक जनन से संबंधित पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन बड़े अच्छे लेवल के लेकर के आया हूं मैं। क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन की वह तकनीक जिसमें तने के एक भाग अथवा पादप या पौधे की जो यंग शाखा होती है, तरुण शाखा को खींचकर, बेटा आगे लिखा, आर्द्र मृदा में इस प्रकार दबा दिया जाता है कि वह शाखा अपने जनक पौधे से फिर भी जुड़ी रहे। कुछ समय पश्चात गड़े हुए भाग से जड़ें विकसित हो जाती है और एक नए पौधे का विकास हो जाता है। सामान्यतः इस विधि के माध्यम से उगाए गए पादप का उदाहरण है। पहले एक बड़ा सा स्टेटमेंट दे रखा, आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और ये पूछा गया कि कायिक जनन की कौन सी विधि है। तो कायिक जनन की इस विधि का नाम है लेयरिंग विधि, लेयरिंग मेथड। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है या कायिक प्रवर्धन है, उसकी एक विधि होती है, इसका नाम है लेयरिंग विधि या दब्बा लगाना विधि। और इस लेयरिंग विधि के अंतर्गत यहां पर दिया हुआ है कि कायिक प्रवर्धन की विधि जिसमें तना, जैसे एक पादप है, इस पादप का ये तना है और इस तने से बहुत सारी इस प्रकार से शाखाएं निकली हुई है, शाखाओं के ऊपर पत्तियां हैं। तो जिसमें तने के एक भाग अथवा पौधे की किसी तरुण शाखा को, मतलब इस पादप की एक मुलायम शाखा को इस प्रकार से जमीन के अंदर क्या किया जाता है, दबा दिया जाता है। आर्द्र मृदा के अंदर क्या किया जाता है, दबा दिया जाता है। अर्थात पौधे की किसी एक मुलायम शाखा को हम क्या करते हैं बेटा, आर्द्र या नम मिट्टी के अंदर क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। ये शाखा अभी भी अपने मूल पादप से जुड़ी हुई है और इस शाखा को हमने खींच करके किस में दबा दिया, मिट्टी में दबा दिया है। कुछ समय के पश्चात इस शाखा से यहां पर अपने आप क्या निकल आती है, जड़ें निकल आती है और जड़ें निकल आने के पश्चात धीरे धीरे इससे एक नए पादप का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। इस विधि का नाम होता है लेयरिंग विधि। दोबारा सुन लो, ये एक मूल पादप, इस मूल पादप की किसी एक मुलायम शाखा को हमने खींच करके और मिट्टी के अंदर क्या कर दिया, दबा दिया। कुछ दिन रखने के पश्चात हम क्या देखते हैं कि इस शाखा से अपने आप ही नम मिट्टी के अंदर, आर्द्र मृदा के अंदर जड़ें निकल आती है और एक नए पादप का क्या होता है, विकास होता है। इस विधि का नाम होता है लेयरिंग विधि। इस लेयरिंग विधि का उपयोग किसमें किया जाता है? तो लेयरिंग विधि का उपयोग किसमें किया जाता है, चमेली में। इसका एग्जाम्पल है चमेली या जैस्मिन जो है, इनके द्वारा, इन जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया, चमेली या जैस्मिन, गुलाब, इन सब के अंतर्गत कायिक जनन की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो लेयरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन है हार्मोन, आपको हार्मोन का नाम बताना, यहां लिखा हुआ ए मतलब उस हार्मोन का नाम बताना है। हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा उपापचय को नियंत्रित करता है। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है, प्रोटीन का अपघटन करता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का, और अपघटन करके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। उस हार्मोन का नाम होता है थायरोक्सिन हार्मोन। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का ऑक्सीकरण करके, अपघटन करके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? उस हार्मोन का नाम क्या है? थायरोक्सिन। बेटा थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में किस पर नियंत्रण करता है? तो आधारी उपापचय दर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। इस थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा शरीर में किस पर नियंत्रण किया जाता है? तो आधारी उपापचय दर या बेसल मेटाबॉलिक रेट के ऊपर नियंत्रण किया जाता है। आधारी उपापचय दर का मतलब क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या होता है? कि थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, इस हार्मोन के द्वारा हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इस कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का अपघटन किया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को तोड़ा जाता है या इनका मेटाबॉलिज्म किया जाता है, उपापचय किया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के अपघटन से हमारे शरीर में किसका उत्पादन होता है? ऊर्जा का। इसी चीज को अपन क्या कहते हैं? आधारी उपापचय दर या बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। आपसे पूछे ऐसा कौन सा हार्मोन है जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का उपापचय करता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को तोड़ता है और तोड़कर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? उस हार्मोन का नाम क्या है? थायरोक्सिन। और इस घटना को क्या कहते हैं? आधारी उपापचय दर। ये थायरोक्सिन हार्मोन लास्ट में ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए थायरोक्सिन हार्मोन को कैलोरीजेनिक हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा किलो कैलोरी में मिलती है। अच्छा क्वेश्चन लिया है मैंने। तो ऐसा हार्मोन, ये सारे सी-टेट के अंदर या जितने भी पुराने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो ले रहा हूं। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है? तो थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा उपापचय को नियंत्रित करता है और शरीर को क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। ये स्रावित होता है, अर्थात ये हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन जिस ग्रंथि से स्रावित होता है उस ग्रंथि का नाम क्या होता है? थायराइड ग्रंथि। जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन। और ये हार्मोन हमारे आहार में, या जो थायराइड हार्मोन है, जो थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन है, ये मुख्यतः किसका बना होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन का जो मुख्य घटक होता है वो कौन होता है? आयोडीन होता है। और आप जानते हैं कि जो आयोडीन या थायरोक्सिन की कमी से गेंगा या गलगंड या गोइटर रोग हो जाता है, जिसके कारण श्वास नली में क्या उत्पन्न हो जाती है? सूजन उत्पन्न हो जाती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा है? डी। हार्मोन का नाम क्या है? थायरोक्सिन। किस ग्रंथि से स्रावित होता है? थायराइड से। और किसका बना होता है? आयोडीन का बना होता है। और आपसे पूछे थायराइड ग्रंथि को कौन इस हार्मोन के प्रेरित, हार्मोन के स्रावन के लिए प्रेरित करता है? उस ग्रंथि का नाम क्या है? पीयूष। पीयूष ग्रंथि एक हार्मोन छोड़ती है जिसका नाम है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पीयूष ग्रंथि का टीएसएच हार्मोन किसको सक्रिय करता है? थायराइड ग्रंथि को। और थायराइड ग्रंथि टीएसएच की उपस्थिति में कौन सा हार्मोन छोड़ती है? थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन हार्मोन किसका बना होता है? आयोडीन का बना होता है। और थायरोक्सिन का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का अपघटन करके शरीर को क्या प्रदान करना? ऊर्जा प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर 4 या क्या हो गया? डी हो गया। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, सोचने पे आपको मजबूर करेगा। अगला क्वेश्चन जो बेटा तीसरा क्वेश्चन है वो है कि स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में हो सकता है, और फिर है पर परागण केवल एक लिंगी पुष्पों में हो सकता है। आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिए हैं। कितने स्टेटमेंट दिए हैं? 2। पहला है कि स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन केवल द्विलिंगी पुष्पों में हो सकता है, और दूसरा स्टेटमेंट है कि पर परागण केवल एक लिंगी पुष्पों के अंदर हो सकता है। देखो स्वपरागण, आपको ध्यान रखना है स्वपरागण के लिए पहली घटना कि पुष्प कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी। द्विलिंगी के साथ साथ में पुष्प कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए।
पुष्प द्विलिंगी हो, द्विलिंगी के साथ में बंद हो, और बंद होने के साथ साथ में पुष्प में क्या पाई जानी चाहिए, समकालपक्वता। द्विलिंगी का मतलब है कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं मटर का। ये मटर के पुष्प के दल या पेटल्स हैं, दल या पेटल्स के द्वारा ये पुष्प क्या होता है, बंद। अब ये पुष्प द्विलिंगी है। द्विलिंगी का मतलब इसके अंदर मादा जननांग स्त्री केसर और नर जननांग क्या मौजूद हो, पुंकेसर। जब किसी पुष्प में नर जननांग पुंकेसर और मादा जननांग स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो तो उस पुष्प को क्या कहा जाता है, द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। अब पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों की आयु क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दोनों का परिपक्वन समय होमोगेमी और सेम होना चाहिए। समकाल पक्वता मतलब दोनों का परिपक्वन समय क्या होना चाहिए, समान। अब इस बेटा पुंकेसर के अंदर क्या बनेंगे, पराकण, और पराकण किस पर स्थानांतरित होंगे, वर्तिकाग्र। इस घटना को क्या कहते हैं, स्वपरागण। और इवन में तो स्वपरागण की बजाय अगर यहां पर अपन बोले ऑटोगेमी, स्वपरागण के भी दो प्रकार होते हैं, तो यहां पर क्वेश्चन में अगर ऑटोगेमी लिखा हो तो भी यही आंसर होगा कि ऑटोगेमी केवल द्विलिंगी पुष्पों में हो सकती है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि पर परागण केवल एक लिंगी पुष्पों में हो सकता है। नहीं, पर परागण एक लिंगी पुष्पों के साथ साथ में द्विलिंगी पुष्पों के अंदर भी हो सकता है, बशर्ते द्विलिंगी पुष्प ओपन होना चाहिए, खुला होना चाहिए। तो तीसरे का जो राइट आंसर है वो क्या है, डी। अर्थात पहला कथन सत्य है और दूसरा कथन क्या है, असत्य। पर परागण एक लिंगी के साथ साथ में किसमें संपन्न होता है, द्विलिंगी पुष्पों में भी संपन्न होता है। लेकिन द्विलिंगी पुष्प कैसे होने चाहिए, ओपन होने चाहिए, खुले होने चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4। अगला निम्नलिखित में से कौन से कथन व्हेल, ब्लू व्हेल और बेटा डॉल्फिन में श्वसन के संदर्भ में सही है। आपके सामने दो एग्जांपल दिए हैं, एक ब्लू व्हेल और दूसरा बेटा डॉल्फिन, और इनमें पूछा गया कि श्वसन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो आपको ध्यान रखना, ब्लू व्हेल और डॉल्फिन जो होती है ये स्तनधारी होते हैं, मैमल्स होते हैं, जलीय जंतु है लेकिन कैसे हैं, मैमल्स हैं। पहला, ये विलीन ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा, इनके पास गिल्स या क्लोम होते हैं। तीसरा, उनके पास वृहत नासाद्वार होते हैं। और चौथा, वे प्राय जल पृष्ठ पर श्वास लेने के लिए आते हैं। आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और 4 स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ऑप्शन की बात करें तो जो इसका राइट आंसर है वो 3 है। पहला, वे विलीन ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर सकते, बिल्कुल सत्य कथन है। ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करती है। ब्लू व्हेल और डॉल्फिन जो होती है ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करती, बल्कि ये क्या करती है, ये श्वसन के लिए जल की सतह के ऊपर आती है। आप देखना कभी कभार आपको कोई वीडियो दिखाई दे या आप नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखते हैं तो आप देखते हो कि ब्लू व्हेल कुछ समय के पश्चात अचानक से एकदम पानी की सतह के ऊपर आती है। और पानी की सतह के ऊपर किस लिए आती है, वो जल की पृष्ठीय सतह पर, जल के ऊपर किस लिए आती है, वो इसलिए आती है ताकि वायु में जो वायवीय ऑक्सीजन है उस वायवीय ऑक्सीजन का क्या कर सके, उपयोग कर सके। तो जैसे ये जल है, इस जल के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई है उसे जल में घुलित ऑक्सीजन कहते हैं। ब्लू व्हेल और डॉल्फिन जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करती, बल्कि ये जल से कहां आती है, जल की सतह के ऊपर, और जल की सतह के ऊपर आकर के वायवीय ऑक्सीजन का, वातावरणीय ऑक्सीजन का क्या करती है, प्रयोग करती है। तो पहला कथन एकदम क्या है, सत्य है, क्योंकि जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करती। अगला, उनके पास गिल्स होते हैं, गिल्स नहीं होते। ब्लू व्हेल और डॉल्फिन जो है स्तनधारी हैं, स्तनधारी हैं तो इनके पास गिल्स के स्थान पर क्या प्रेजेंट होते हैं, फेफड़े या लंग्स होते हैं। आपको ध्यान रखना है, जो मछलियां होती है, मछलियों में श्वसन के रूप में क्या होते हैं, गिल्स। जबकि जो बेटा टेट्रापोडाज है, चतुष्पादी जंतु हैं, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, एवीज है, मैमल्स हैं, उनमें गिल्स के स्थान पर क्या होते हैं, लंग्स। जबकि जो मेंढक है, उस मेंढक जब जल के अंदर रहता है, या उभयचर एम्फीबियंस जब जल के अंदर रहते हैं
तो श्वसन किससे करते हैं? गिल से। और जल से बाहर निकलते हैं तो श्वसन किससे करते हैं? लंग्स से। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। इनके पास श्वसन के लिए गिल्स नहीं होते बल्कि फेफड़े होते हैं। इनके पास वृहत नासाद्वार होते हैं, बिल्कुल। इनके पास में, इनके मुंह के पास में बड़े बड़े 2 नासाद्वार या नोस्टिल्स होते हैं, नासा छिद्र होते हैं, जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो पहला कथन सत्य है। बेटा तीसरा कथन सत्य है। और ये प्राय जल की पृष्ठीय सतह पर श्वास लेने के लिए आती है, ये भी सत्य है। तो कथन ए, सी और डी सत्य है। तो राइट आंसर क्या हो गया? 3। कौन से कथन सत्य है? ए, सी और डी। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मानव पाचक तंत्र, मानव पाचन तंत्र में, बेटा मानव पाचन तंत्र में पित्त रस के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मतलब पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र में स्पेशली इन्होंने किसके बारे में दिया है? पूछ रहे हैं पित्त रस के बारे में। तो पहले आप सुनिएगा पित्त रस के बारे में। हमारे शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि का नाम क्या होता है? यकृत, या जिसे क्या कहते हैं? लीवर। यकृत या लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है या सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है? डाइजेस्टिव ग्लैंड है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो कौन सी होती है? थायराइड होती है। इस यकृत या लीवर के अंदर किसका निर्माण होता है? पित्त रस का, बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे पित्त रस का निर्माण कहां होता है, लोग आंसर कर देते हैं पित्ताशय। नहीं, पित्त रस का निर्माण कहां होता है? लीवर में होता है। और लीवर में पित्त रस बनने के बाद में इस पित्त रस का संचय, स्टोरेज, पित्त रस का संचय कहां होता है? पित्ताशय में होता है। पित्त रस के पीएच का मान लगभग 7.5 से 8.5 होता है। इसलिए पित्त रस की प्रकृति कैसी होती है? दुर्बल क्षारीय होती है। और पित्त रस के अंदर कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। पित्त रस के अंदर बेटा कोई पाचक एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बाइल जूस। हमारे शरीर में सबसे मुश्किल से पाचन वसा का होता है। वसा का पाचन सबसे कठिन ही उससे होता है, इसलिए वसा त्वचा के नीचे आकर वशीय ऊतक के रूप में जमा हो जाती है और मोटापा बढ़ाती है, बड़ी सी तौंद आ जाती है लोगों। तो वसा के पाचन के लिए शरीर के सभी रसों की मीटिंग हुई। लार रस, जठर रस जो आमाशय में होता है, पित्त रस जो लीवर का है, अग्नाशय रस जो अग्नाशय का है, पेनक्रिएटिक जूस जिसे कहते हैं, आंतरीय रस जो इंटेस्टाइन का या आंत्र का है। इन सभी रसों की मीटिंग होती है और सभी रस ये डिसाइड करते हैं कि वसा का पाचन कैसे किया जाए। सब हार मान लेते हैं कि सब हमारे बस की बात नहीं। तभी पित्त रस कहता है वसा के पाचन की तरकीब मैं बताऊंगा। सब पित्त रस की तरफ हंसने लगते हैं। कहानी में बात बता क्या रे तू कैसे वसा का पाचन करेगा भाई साहब? पित्त रस जी आप कैसे पचोगे वसा को? आपके पास तो कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, पाचक एंजाइम है ही नहीं। हम तो आपको इसलिए बुला लेते हैं ताकि आपकी बेइज्जती महसूस नहीं, आपको फील नहीं होगी मेरे पास पाचक एंजाइम है। पित्त रस कहता है शांत, कूल डाउन, मैं तुम्हें वसा का पाचन करना बताऊंगा। वसा तुम कहते हो पचती नहीं है क्योंकि वसा में संगठन है, संगठन में शक्ति है, वसा ग्रुप में रहती है। और तुम्हें अंग्रेजों वाली नीति अपनानी पड़ेगी, फूट डालो और क्या करो? राज करो। पित्त रस क्या करता है? वसा का पायशीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। पायशीकरण का मतलब ये वसा की बड़ी गोलिका है और वसा की बड़ी गोलिका को क्या करता है? छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ने का कार्य करता है। पित्त रस के पास कोई एंजाइम नहीं होता, फिर भी पित्त रस किस में कार्य करता है? पायशीकरण का। वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ने का काम करता है। वो कौन करता है? पित्त रस करता है। अब देखो, पहला, ये आमाशय से आने वाले आंशिक रूप से पचे भोजन को क्षारीय बना देता है और ये वसा के पाचन में सहायता करता है। बी स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। ये वसा के पाचन में क्या करता है? सहायता करता है। वसा का पायशीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। पहले स्टेटमेंट को समझाता हूं। ये हमारे शरीर का डायफ्राम है। यहां से इसोफेगस या ग्रसिका इस डायफ्राम को भेदते हुए इसमें खुलती है? आमाशय में खुलती है। ये जो आमाशय है, स्टोमक है। आमाशय के सामने ये लीवर है। लीवर के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? पित्ताशय। पित्त रस बनता कहां है? लीवर में। लीवर में बनने के बाद पित्त रस का संचय कहां पर होता है? पित्ताशय में। अब ये जो आमाशय है, आमाशय के अंदर पाया जाता है, स्टोमक के अंदर पाया जाता है जठर रस, गैस्ट्रिक जूस।
और जठरस का जो मुख्य घटक होता है उसका नाम क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और HCl के कारण यहाँ का भोजन प्रबल अम्लीय हो जाता है, क्योंकि HCl की पीएच का मान 1 से 2 होता है राउंड फिगर में। तो आमाशय के अंदर जो भोजन है वो भोजन क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिडिक या प्रबल अम्लीय है। इतना ज्यादा अम्लीय है कि तेजाब से भी ज्यादा खतरनाक होता है HCl, जो किसी त्वचा पे गिर जाए तो त्वचा जल जाए। तो सर आमाशय क्यों नहीं जलता है? क्योंकि आमाशय की आंतरिक सतह पर किसका जमाव पाया जाता है? श्लेष्मा का या म्यूकस का। और श्लेष्मा या म्यूकस आमाशय की दीवारों को HCl के प्रभाव से बचाती है, आमाशय की दीवारों को HCl से सुरक्षा प्रदान करती है, आमाशय के स्वपाचन को रोकती है। और श्लेष्मा आमाशय को HCl को कहती है ऐसे करके, कहती है मेरे आमाशय की तरफ नजर उठा के देखा तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। ऐसा कौन कहती है? श्लेष्मा। इसलिए HCl आमाशय को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। लेकिन इतना HCl के कारण प्रबल अम्लीय भोजन छोटी आंत में चला जाएगा तो छोटी आंत की दीवारें जलकर राख हो जाएगी। छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग है उसका नाम है ड्यूडेनम। और ये आमाशय से आने वाले अत्यधिक प्रबल अम्लीय भोजन को या उदासीन करने के लिए इसके साथ में कौन मिलता है? पितरस। पितरस की प्रकृति कैसी होती है? दुर्बल क्षारीय। पितरस और अग्नाशयरस मिलकर इस भोजन को क्या करते हैं? उदासीन करते हैं, अर्थात अम्लीयता को बेटा कम करने का कार्य करते हैं। तो ये भोजन को, आमाशय से आने वाले आंशिक रूप से पचित भोजन को क्षारीय बना देता है। बिल्कुल, क्योंकि पितरस की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। तो हम यहाँ पर बात करें पांचवें में, तो पांचवें के अंदर ए और बी दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। पहला भी सही है, आमाशय से आने वाले भोजन को बेटा क्षारीय बनाने का काम कौन करता है? पितरस। पितरस क्षारीय बनाकर उसको उदासीन करेगा। क्यों? क्योंकि भोजन प्रबल अम्लीय है, लेकिन पितरस की प्रकृति कैसी है? क्षारीय। और दूसरा, ये वसा के पाचन या वसा के पायशीकरण में क्या करता है? सहायता करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। मैंने पूरा आपको समझा दिया। आपसे पूछे जठरस, गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से घटक होते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जठरस में कौन कौन पाया जाता है? तो जठरस या गैस्ट्रिक जूस का मुख्य घटक होता है HCl। HCl के साथ में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिन, जो प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन के साथ में बेटा शेषवावस्था में एक एंजाइम स्रावित होता है जिसका नाम है रेनिन। और रेनिन केवल शेषवावस्था में छोटे बच्चों के अंदर मां के दूध में उपस्थित बेटा कैसिन प्रोटीन का क्या करता है? पाचन। तो शेषवावस्था में दूध को स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन। रेनिन के अलावा एक एंजाइम होता है जठरीय लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, जो वसा का क्या करता है? आंशिक पाचन करने का कार्य करता है। और एक आमाशय की दीवारों को HCl के प्रभाव से बचाती है, उसका नाम क्या होता है? श्लेष्मा या म्यूकस। ये सारे आमाशय के अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की शिराओं की तुलना में धमनियों की मोटी और प्रत्यास्थ भित्ति होती है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि शिराओं की तुलना में धमनियों में रक्त प्रवाह का दाब कम होता है। पहला स्टेटमेंट वापस पढ़ते हैं। क्या कहा है? कह रहा है कि शिराओं की तुलना में धमनियों की मोटी और प्रत्यास्थ भित्तियां होती हैं। जो शिरा होती है, शिरा की तुलना में धमनियां जो होती है उनकी भित्ति मोटी होती है, प्रत्यास्थ होती है। भित्ति मोटी और प्रत्यास्थ क्यों होती है? क्योंकि हृदय, हार्ट, हृदय से कौन निकलती है? हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। हृदय से सदैव कौन निकलती है? धमनी निकलती है। और हृदय से जब धमनी निकलती है तो हृदय से जो ब्लड आता है, जो रक्त आता है धमनी में, वो रक्त अत्यधिक हाई ब्लड प्रेशर के कारण आता है। धमनियों में रक्त प्रवाह की दर उच्च होती है। क्यों? क्योंकि धमनियां रक्त को हृदय से पूरे शरीर के अंदर क्या करती है? ट्रांसफर करती है। और हृदय से आने वाले रक्त को पूरे शरीर में ट्रांसफर करने का काम धमनियां करती है। इसलिए हृदय से, हार्ट से, धमनी या आर्टरी के अंदर जो ब्लड आता है, उस ब्लड का प्रवाह, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज वेरी हाई। उसका ब्लड प्रेशर, रक्त दाब क्या होता है? अत्यधिक ज्यादा होता है, उच्च होता है। रक्त दाब क्या होता है? उच्च होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है। दोबारा सुन लो, हृदय से जो रक्त धमनी या आर्टरी में आता है उसका ब्लड प्रेशर, रक्त दाब, रक्तचाप भी जिसको कहते हैं, वो उच्च होता है। उच्च क्यों होता है? उच्च इसलिए होता है ताकि हार्ट से आने वाले ब्लड को पूरे शरीर के अंदर क्या किया जा सके? सर्कुलेट किया जा सके। और इस अत्यधिक उच्च रक्तदाब को सहन करने के लिए धमनियों की भित्ति जो होती है वो भित्ति मोटी
और मोटी के साथ साथ में प्रत्यास्थ होती है, इलास्टिक होती है, ताकि धमनियों में संकुचन हो और जल्दी से रक्त शरीर के विभिन्न अंगों में ट्रांसफर हो जाए। अगला स्टेटमेंट, इसलिए पहला स्टेटमेंट सत्य है कि शिराओं की तुलना में धमनियों की भित्ति मोटी और प्रत्यास्थ होता है। दूसरा है कि शिराओं की तुलना में धमनियों में रक्त प्रवाह कम होता है। नहीं भाई साहब, अभी अभी आपको समझाया कि धमनियों में रक्त प्रवाह की दर क्या होती है, अधिक होती है। अधिक क्यों होती है वो भी मैं आपको बताया। हृदय से रक्त किस में आता है, धमनी में, और हृदय से धमनी में जो ब्लड आता है उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। तेज क्यों होती है, ताकि पूरे शरीर में धमनियों के द्वारा उस ब्लड का क्या किया जा सके, सर्कुलेशन किया जा सके। कुछ धमनी के बारे में और बात बताऊं। धमनी के अंदर सदैव कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन यदि किसी के आगे शब्द लग जाए फुफ्फुसीय या पल्मोनरी, तो काम क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। फुफ्फुसीय या पल्मोनरी धमनी के अंदर रक्त कैसा बहता है, अशुद्ध। कुछ बातें आपको याद रखनी है। हद कर दी आपने, हद कर दी आपने मतलब है से का मतलब हृदय। हृदय से सदैव बाहर कौन निकलती है, धमनी। हृदय से धमनी रक्त को कहां ले जाती है, अंगों में। धमनी में कैसा रक्त बहता है, धमनी या आर्टरी में शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त बहता है। लेकिन फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी धमनी में कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। ध्यान रखना। फुफ्फुसीय या पल्मोनरी शब्द लगते ही काम क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अगला, धमनी दमका के ले जाती है, शिरा शर्मा कहलाती है। धमनी दमका के ले जाती है। आप किसी को धमकाओगे तो आप उसको बोलोगे कि फटाफट भाग जाए, यहां से दिखना नहीं चाहिए। तो आप जब किसी को धमकाओगे तो स्लोली स्लोली जाएगा या फास्ट भागता हुआ जाएगा, फास्ट भागता हो जाएगा। तो धमनी में रक्त प्रवाह की दर कैसी होती है, तेज। जबकि स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि रक्त प्रवाह की दर क्या होती है, धीमी, इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। धमनी में रक्त प्रवाह की दर क्या होती है, तेज। और इस अत्यधिक तेज रक्त प्रवाह को सहन करने के लिए इसकी भित्ति मोटी और इलास्टिक या कैसी होती है, प्रत्यास्थ होती है। धमनी में रक्त प्रवाह की दर तेज क्यों होती है, उसका दो कारण है कि धमनी के अंदर कपाट या वाल्व प्रेजेंट नहीं होते। धमनी सुपरफास्ट ट्रेन है, उसमें कोई लोकल स्टॉपेज पे नहीं रुकती। और दूसरा, शरीर के पूरे शरीर में ब्लड को क्या करना है, परिसंचरित करना है। अंगों से हृदय के अंदर कौन आती है, शिरा आती है, वेन्स आती है। शिरा में कैसा रक्त बहता है, शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन आपसे पूछे फुफ्फुसीय शिरा या पल्मोनरी वेन में कैसा रक्त बहता है, तो फुफ्फुसीय या पल्मोनरी शब्द लगते ही काम क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जो फुफ्फुसीय शिरा है, फुफ्फुसीय शिरा में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। धमनी दमका के ले जाती है, शिरा शर्मा कहलाती है। शिरा में रक्त प्रवाह की दर कैसी होती है, स्लोली स्लोली, मतलब शिरा में रक्त प्रवाह की दर धीमी होती है। और रक्त प्रवाह की दर धीमी क्यों होती है, क्योंकि शिरा में क्या पाए जाते हैं, कपाट या वाल्व पाए जाते हैं, लोकल ट्रेन है शिरा। तो इसलिए क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया, फोर्थ हो गया। कथन ए तो सही है, लेकिन कथन जो इसका रीजन है, कारण है, वो क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बिल्कुल सत्य कथन है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दूसरा, ऊष्मा उच्च तापमान वाले शरीर से निम्न तापमान वाले शरीर की ओर प्रवाहित होती है। बिल्कुल ऊष्मा गतिकी का नियम है, और जो कहता है कि ऊष्मा का संचरण हमेशा अधिक तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है, तो ये कथन भी क्या है, सत्य है। स्टेटमेंट S1 अनुमान है तथा S2 अवलोकन है। स्टेटमेंट बी, S1 और S2 दोनों ऑब्जर्वेशन है। स्टेटमेंट सी, S1 और S2 दोनों अनुमान है। और स्टेटमेंट डी, S1 ऑब्जर्वेशन जबकि S2 अनुमान है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो सी है, S1 और S2 दोनों अनुमान है। क्योंकि मानव शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए किसी एक को नहीं मापा गया, बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों के तापमान को मापकर उनका बेटा औसत निकाल करके और बताया गया कि कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बेटा स्थलीय प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है। कथन है और तर्क या रीजन है कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा जलीय प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित करती है। तो
यहां पर आपके सामने एक कथन दिया हुआ है और दूसरा कारण दिया हुआ है। पहला क्या है? पहला है कि स्थलीय प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है। दूसरा, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा जलीय प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित करती है। देखो इसको समझो। आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है, जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा कम होती है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। और स्थलीय या वायवीय ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा क्या होती है? अधिक होती है। पहली बात। फिर आपको ध्यान रखना, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए जलीय जीवों में श्वसन दर अधिक होती है। बेटा, जलीय जीवों में श्वसन दर क्या होती है? अधिक होती है। जहां पर भी ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो वहां श्वसन दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आप दौड़ते हो, जैसे आप थोड़ा सा दौड़े आप हांफने लग जाते हो, क्योंकि जैसे आप दौड़े तो आपके शरीर ने, आपके शरीर की ऑक्सीजन का उपयोग किया मांसपेशियों ने, और ऑक्सीजन का उपयोग किया तो शरीर में ऑक्सीजन की दर में क्या आ गई? कमी। और ऑक्सीजन की दर में कमी आ गई तो आप जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हो ताकि ऑक्सीजन की पूर्ति की जा सके, और जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को ग्रहण करने के कारण हम हांफ जाते हैं। ऐसे हमारी श्वसन दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो जब भी ऑक्सीजन की कमी हो तो श्वसन दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है, इसलिए जलीय जीवों में श्वसन दर अधिक होती है। अब पहला स्टेटमेंट, स्थलीय प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है। गलत कथन। स्थलीय प्राणियों की तुलना में जलीय जीवों की श्वसन दर अधिक होती है। जलीय जीवों की श्वसन दर अधिक क्यों होती है? क्योंकि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। दूसरा, बेटा, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा जलीय प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित करती है। ये भी गलत है। जल में घुली ऑक्सीजन की उच्च मात्रा नहीं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम, और इसीलिए जलीय जीवों की श्वसन दर क्या होती है? अधिक। तो कथन ए और आर दोनों ही क्या है? गलत है। कथन और कारण दोनों ही क्या है? गलत है। अगला, निम्नलिखित में से क्या मानव परिसंचारी प्रणाली तंत्र को वर्णित करेगा? आप सभी लोगों को ज्ञान रखना है कि मनुष्य के अंदर जो रक्त परिसंचरण है, ब्लड सर्कुलेशन है, पहली बात तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण दो प्रकार का होता है, एक ओपन मतलब खुला। अब बेटा, खुला रक्त परिसंचरण का मतलब होता है ऐसा रक्त जो रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता, बंद रुधिर वाहिकाओं में प्रवाहित नहीं होता, जो सीधा ही श्वसन अंग या हार्ट के द्वारा जो देह गुहा है, हिमोसील है, हिमोलिम्फ है, उसमें क्या होता है? प्रवाहित होता है। जबकि बंद रक्त परिसंचरण का मतलब होता है ऐसा रक्त जो बंद रुधिर वाहिकाओं मतलब सीरा और धमनी के अंदर क्या होता है? प्रवाहित होता है। मानव के अंदर रक्त परिसंचरण कैसा होता है? दोहरा होता है, अर्थात एक ही समय में रक्त कितनी बार गुजरता है मानव हृदय में? 2 बार। और मानव में किस प्रकार का परिसंचरण होता है? बंद प्रकार का परिसंचरण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? रक्त परिसंचरण मानव में क्लोज मतलब संवृत बंद होता है, और साथ में मनुष्य में दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है, डबल ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 या डी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उर्वरकों, फर्टिलाइजर एवं कीटनाशकों, पेस्टिसाइड्स का अति प्रयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? यदि आप अपने खेत के अंदर अत्यधिक मात्रा में उर्वरकों का और पेस्टिसाइड्स कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो कौन सी घटना नहीं होती? ऑप्शन मृदा अपर्दन, नाइट्रीकरण, सुपोषण, यूट्रोफिकेशन और बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन। तो कीटनाशकों और उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग का मृदा अपर्दन, मृदा के कटाव से कोई लेना देना नहीं है। कौन सी घटना नहीं होती है? मृदा अपर्दन। आप खेत में ज्यादा खाद डाल रहे हो, आप खेत में ज्यादा कीटनाशक यूज कर रहे हो, उसका मृदा अपर्दन से क्या लेना देना? मिट्टी के कटाव से क्या लेना देना? लेकिन
अत्यधिक उर्वरकों के प्रयोग से कौन कौन सी घटनाएं होती है? तो अत्यधिक उर्वरकों के प्रयोग से एक तो घटना होती है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मतलब है कि आप अत्यधिक मात्रा में यूरिया का या उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो खेत के अंदर बेटा नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा में क्या हो जाती है? वृद्धि। और ये उर्वरक और कीटनाशक, ये उर्वरक और कीटनाशक जब क्या होते हैं, जल के साथ बहकर किसी नदी या झील या समुद्र में जाते हैं तो नदी या झील या समुद्र के अंदर जो शैवाल होती है उन शैवालों को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता है। जो जलीय जीव हैं उनको पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ मिलता है और उनको पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ मिलना ही क्या कहलाता है? सुपोषण। किसी जल के अंदर जितनी ज्यादा मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होंगे, जितनी ज्यादा मात्रा में कीटनाशक होंगे, उर्वरक होंगे, तो वहां पर जो शैवाल हैं वो शैवाल तेजी से कायिक जनन करते हुए जलाशय की संपूर्ण सतह को क्या कर लेती है? ढक लेती है। इस घटना को क्या कहते हैं? सुपोषण। अब इनमें से यदि उर्वरक और कीटनाशक जो हैं वो बेटा जैव आवर्धन का मतलब क्या होता है? ये जल, ये उर्वरक या कीटनाशक पदार्थ जो होते हैं इनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं होता, अर्थात अनअपघटनीय होते हैं। वे पदार्थ जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं होता है अनअपघटनीय पदार्थ होते हैं। और ये अनअपघटनीय पदार्थ जब खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में सम्मिलित हो जाते हैं तो प्रत्येक स्तर पर इनकी मात्रा क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। और खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर इनकी मात्रा बढ़ना ही क्या कहलाता है? जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। तो ये बेटा 2, 3, 4 ये घटना होती है। कौन सी घटना नहीं होती है? मृदापर्दन। दोबारा बता देता हूं, इन उर्वरकों के कारण नाइट्रोजन की मात्रा या नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? नाइट्रीकरण। ये उर्वरक और कीटनाशक जब समुद्र के अंदर आ जाते हैं, जलाशय में आ जाते हैं, तो जलीय जीवों और जलीय पादपों को पर्याप्त मात्रा में क्या मिलता है? भोजन। और पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने के कारण वो तेजी से वृद्धि करते हुए, तेजी से जनन करते हुए अपनी संख्या में क्या करते हैं? वृद्धि। इसे कहते हैं सुपोषण, यूट्रिफिकेशन। अब ये पदार्थ यदि किसी खाद्य श्रृंखला में सम्मिलित हो जाते हैं, जैसे पादप, पलवक खाद्य श्रृंखला, जलीय खाद्य श्रृंखला, पादप, पलवक या शैवाल। पादप पलवक को किसने खाया? पादप पलवक को इंग्लिश में फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। किसने खाया? जंतु प्लवक ने, जूप्लैंक्टन ने। जूप्लैंक्टन को किसने खाया? छोटी मछलियों ने। और छोटी मछलियों को किसने खाया? बड़ी मछलियों ने। अब इन कीटनाशकों को, जैसे कीटनाशक है डीडीटी, जो किसके शरीर में चला गया? जंतु प्लवक अमीबा के शरीर में चला गया। डीडीटी की मात्रा कितनी है? 2 ppm, 2 पार्ट्स पर मिलियन। अब जंतु प्लवक, जूप्लैंक्टन या अमीबा के शरीर में इस डीडीटी का अपघटन नहीं होगा, और इसका अपघटन नहीं होगा तो 2 ppm आगे कहां चला जाएगा? छोटी मछलियों में। अब छोटी मछलियों ने जब अमीबा को खाया, जंतु प्लवक को खाया, तो अमीबा के साथ साथ गिफ्ट में इसको कितना कीटनाशक पदार्थ मिला? 2 ppm। साथ में छोटी मछलियां और यहां पर जल में गुलित कीटनाशकों का प्रयोग करेगी। एग्जाम्पल के लिए 3 ppm इन्होंने और यूज कर लिया, तो छोटी मछलियों में कितनी मात्रा हो गई? 5। मतलब खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर में इन पदार्थों की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? जैव आवर्धन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में होता है। और दूसरा कथन, द्विलिंगी पुष्प स्व एवं पर परागण दोनों प्रकार से पराग सींच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्व परागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में होता है। स्व परागण की जगह यदि यहाँ ऑटोगेमी होता, मैंने पहले भी आपको बताया, यदि ऑटोगेमी होता तो केवल किन पुष्पों में होता? द्विलिंगी में। इसको थोड़ा सा डिटेल से समझो, इसको ध्यान रखना। जो परागण है, पॉलिनेशन है, वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्व परागण, सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा होता है पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। एक स्व परागण और दूसरा पर परागण। स्व परागण के 2 प्रकार होते हैं। पहले का नाम है ऑटोगेमी और दूसरे का नाम है जिनेटोगेमी, सजात पुष्पन। अब क्या हमें ऑप्शन के आधार पर फिर उनको जो ज्यादा सही उत्तर होता है उसको मानना पड़ता है। ऑटोगेमी और दूसरे का नाम जिनेटोगेमी। जिनेटोगेमी को हिंदी में कहते हैं सजात पुष्पन।
बेटा ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है कि जब परागण की क्रिया बेटा एक ही पुष्प में हो, जब परागण की क्रिया एक ही पुष्प में हो तो उस घटना को क्या कहते हैं? ऑटोगेमी। और परागण की क्रिया एक ही पुष्प में हो या स्व परागण का ऐसा रूप जो केवल एक ही पुष्प में संपन्न हो तो उसे ऑटोगेमी कहते हैं। और इसके लिए पुष्प का क्या होना जरूरी है? द्विलिंगी होना जरूरी है। और अपन इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। जैसे ये कोई पादप है, इस पादप के ऊपर ये फूल लगा हुआ है, पुष्प लगा हुआ है। ये पुष्प का मादा जननांग है जिसका नाम है स्त्री केसर, और ये इसके साइड में पुष्प का नर जननांग है जिसका नाम है पुंकेसर। ये नर जननांग है जिसका नाम क्या है? पुंकेसर या स्टेमन। और ये पुष्प का मादा जननांग है जिसका नाम है स्त्री केसर या कार्पल या अंडफ। अर्थात ये पुष्प क्या है? द्विलिंगी है। अर्थात इस बेटा एक ही फूल में, फूल का नाम ए है, इस एक ही फूल के अंदर नर जननांग पुंकेसर और मादा जननांग स्त्री केसर दोनों क्या है? उपस्थित है। अब इसके पुंकेसर के परागकण जो परागकोश है, एंथर है, इसमें किसका विकास होता है? परागकणों का विकास होता है। और जब किसी पुष्प के परागकोश से, एंथर से बेटा परागकण मुक्त होकर, याद रखना, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण मुक्त होकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो, अर्थात ये क्रिया एक ही पुष्प के अंदर हो रही है, और एक ही पुष्प के अंदर हो रही है तो पुष्प का द्विलिंगी होना जरूरी है। यह स्व परागण का एक रूप है जिसका नाम क्या है? ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब जब परागण की क्रिया एक ही फूल के अंदर हो या एक ही द्विलिंगी पुष्प के अंदर हो। अब जो दूसरी क्रिया जिसका नाम है जिनेटोगेमी, सजात पुष्पन, जब परागण एक ही पादप के दो अलग अलग पुष्पों के बीच हो, जब परागण की क्रिया एक ही पादप के दो अलग अलग पुष्पों के बीच हो तो उसे जिनेटोगेमी कहते हैं। और इसीलिए एक ही पादप के दो अलग अलग पुष्पों के बीच में होता है, इसलिए सजात पुष्पन को आनुवंशिक रूप से स्व परागण कहते हैं। आनुवंशिक रूप से स्व परागण, जबकि पारिस्थितिकीय रूप से पर परागण कहते हैं। खतरनाक क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। जबकि पारिस्थितिकीय रूप से इस क्रिया को क्या कहते हैं? पर परागण। देखिएगा, जब परागण की क्रिया एक ही फूल में हो तो ऑटोगेमी, और परागण की क्रिया एक ही पादप के दो अलग अलग फूलों में हो तो उसे क्या कहते हैं? जिनेटोगेमी। ये दूसरा फूल है इसी पादप। इसी पादप के ऊपर बेटा, एक ही पादप के ऊपर ये दूसरा फूल है। पहले फूल का नाम ए और दूसरे फूल का नाम बी। अब यहां बेटा ए फूल के परागकोश के अंदर ये क्या विकसित है? परागकण। ध्यान से सुनना, क्या है? परागकण। और ये परागकण इस फूल से निकलकर, इस पुष्प से निकलकर विद्यार्थियों इसी पादप के दूसरे पुष्प में स्थानांतरित होते हैं। अर्थात परागण की क्रिया एक ही पादप के दो अलग अलग फूलों के बीच में होती है, और जब ये परागकण इस पुष्प के परागकोश से निकलकर दूसरे पुष्प पर जा रहे हैं, सेम प्लांट के दूसरे पुष्प पर, जब परागण की क्रिया एक ही पादप के दो अलग अलग फूलों में होती है, इस परागकोश से कौन निकला? परागकण। और परागकण निकलकर इसी पादप के दूसरे पुष्प पर गया तो इसको किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम या एजेंट की आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है, या जल की आवश्यकता होती है, या कीट की आवश्यकता होती है। और माध्यम या एजेंट की आवश्यकता होती है तो बाहर से देखने पर यह पर परागण लगता है, क्रॉस पोलिनेशन लगता है। लेकिन यह क्रिया एक ही पादप के दो अलग अलग फूलों के बीच में हो रही है, और यह क्रिया एक ही पादप के दो फूलों के बीच हो रही है, इसलिए इनके आनुवंशिक गुण क्या रहते हैं? समान रहते हैं। इसलिए आनुवंशिक रूप से स्व परागण, जबकि पारिस्थितिकीय रूप से क्या होता है? पर परागण। अब ये जो दूसरा फूल है, इस दूसरे फूल में से यदि अपन नर जननांग हटा दें
और केवल क्या रखें, मादा जननांग रखें, तो भी स्वपरागण हो रहा है। तो स्वपरागण का दूसरा जो प्रकार है जिनेटोगेमी, वो जिनेटोगेमी किन पुष्पों में हो सकता है, एक लिंगी पुष्पों में। अब इसको मैं और डिटेल से करूं तो स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में हो सकता है। तो इसके दो प्रकार है। स्वपरागण का एक प्रकार है जिसका नाम है ऑटोगेमी, और ऑटोगेमी की क्रिया केवल किस पुष्प में हो सकती है, द्विलिंगी पुष्पों में। स्वपरागण का दूसरा प्रकार है जिसका नाम है जिनेटोगेमी, और जिनेटोगेमी की क्रिया एक लिंगी पुष्प में भी हो सकती है, इसलिए कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। अगला, द्विलिंगी पुष्प स्व एवं पर परागण दोनों प्रकार से पराग सींच सकते हैं। द्विलिंगी पुष्प स्व एवं पर परागण दोनों प्रकार के पराग सींच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इस क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। अर्थात पहला कथन तो गलत है, लेकिन दूसरा कथन क्या है, सही है। अर्थात पर परागण जो होता है वो द्विलिंगी पुष्प में भी संपन्न हो सकता है। पर परागण का मतलब जब बेटा क्रिया एक ही फूल में हो तो ऑटोगेमी, और जब क्रिया एक ही पादप के दो अलग अलग फूलों में हो तो जिनेटोगेमी, और जब परागण एक ही जाति के दो अलग अलग पादपों के बीच में हो, दो अलग अलग पादपों के मध्य हो, तो इसे पर परागण कहते हैं। और पर परागण के लिए एजेंट या माध्यम की क्या होती है, आवश्यकता। तो जब परागण की क्रिया एक ही फूल में हो तो ऑटोगेमी, एक ही पादप के दो अलग अलग फूलों में हो तो सजात पुष्पन या जिनेटोगेमी, और ये दूसरा पादप है। और ये यहां से परागकर निकलकर और दूसरे पादप के पुष्प पर आ गया, तो इसका नाम क्या है, पर परागण। ये पुष्प कैसा है, द्विलिंगी। यहाँ स्वपरागण भी हो सकता है, यदि क्रिया एक ही फूल में हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्वपरागण, और क्रिया दो अलग अलग पादपों के मध्य हो तो क्या हो जाएगा, पर परागण। तो द्विलिंगी पुष्प के अंदर आपको ज्ञान रखना है, स्वपरागण और पर परागण दोनों संपन्न हो सकते हैं, इसलिए ए कथन गलत है और बी क्या है, सही है। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है कि पुरुष के दो शुक्राणु स्त्री के दो अंडाणु के साथ मिलते हैं तो बनने वाले जुड़वा बच्चे होते हैं, बनने वाले ट्विंस क्या होते हैं। देखो बेटा, पहली बात तो ज्ञान रखना है कि ये सामान्य सिचुएशन नहीं है। सामान्य सिचुएशन के अंदर अपन बात करें, सामान्य स्थिति की बात करें तो मादा में एक महीने में केवल कितना अंडाणु बनता है, एक माह में मादा में केवल कितना अंडाणु बनता है, एक। एमसी के 6 से 13वें दिन के बीच में अंडाणु या द्वितीय कुसाइट का निर्माण होता है, और एमसी के 14वें दिन एलएच हार्मोन की उपस्थिति में अंडाशय से, ओवेरी से अंडाणु या द्वितीय कुसाइट निकलकर कहाँ जाता है, अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में, जिसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडोत्सर्ग को प्रेरित कौन सा हार्मोन करता है, एलएच। लेकिन ये कह रहा है कि यहां पर अपन बात करें तो बाई चांस एक मादा के अंदर कितने अंडाणु बन गए, 2। ये बाई चांस मादा में 2 क्या बन गए, अंडाणु। अब विद्यार्थी, पुरुष के द्वारा मादा की योनि में तो करोड़ों शुक्राणु छोड़े जाते, तो 2 अंडाणु बन गए, तो 2 अंडाणु बन गए, तो इन दोनों अंडाणुओं के साथ में जाकर कौन मिलेगा, शुक्राणु मिलेगा। अंडाणु 2 हैं, दोनों अंडाणुओं के साथ में क्रिया किसने की, 2 शुक्राणु। अंडाणु और शुक्राणु का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन। और निषेचन की क्रिया कहां पर संपन्न होती है, फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी। निषेचन की क्रिया कहां संपन्न होती है, तो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है फैलोपियन ट्यूब में या अंडवाहिनी। या मादा में किसी कारणवश 2 अंडाणु का निर्माण हो गया और 2 अंडाणु के साथ 2 शुक्राणु मिले, अंडाणु शुक्राणु का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन। और मिले तो यहां पर कितने जाइगोट बन गए, 2। कितने जाइगोट का निर्माण हुआ, 2।
और ये जो दोनों जाइगोट है, इन दोनों जाइगोट में जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ अलग अलग है। इनमें जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ क्या है, अलग अलग है, जैसा भाई बहनों में होता है। और जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ अलग अलग है, इसलिए दोनों आइडेंटिकल नहीं हो सकते, सेम नहीं हो सकते, दोनों समरूप नहीं हो सकते, दोनों आइडेंटिकल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर दो अलग अलग अंडे हैं और दोनों अलग अलग अंडों के साथ दो शुक्राणु मिले तो कितने जाइगोट बने? दो। और बेटा दोनों जाइगोट का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? अलग अलग है, इसलिए दोनों समरूप नहीं होंगे। अब इन दोनों जाइगोट से अलग अलग क्या बनेंगे? एम्ब्रियो। अर्थात अलग अलग क्या बनेंगे? भ्रूण। और ये दोनों भ्रूण एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से क्या है? स्वतंत्र है। तो ये जो सिचुएशन होती है इसे कहते हैं बेटा डाइजाइगोटिक ट्विंस। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? डाइजाइगोटिक ट्विंस। अर्थात ट्विंस पैदा हुए हैं लेकिन कितने जाइगोट से? दो जाइगोट से, जो दोनों अलग अलग है, पृथक पृथक है, दोनों का जेनेटिक मटेरियल भी अलग अलग है, इसलिए दोनों समरूप या आइडेंटिकल नहीं हो सकते। और इस सिचुएशन को कहा जाता है फ्रेटर्नल या भ्रातृय या डाइजाइगोटिक ट्विंस या फ्रेटर्नल। तो आपको ध्यान रखना है, यदि मादा में दो अंडाणु आ जाए किसी कारणवश, उनके साथ कितने शुक्राणु मिलेंगे? दो शुक्राणु दो अंडाणु मिलकर कितने जाइगोट बनाएंगे? दो। दोनों जाइगोट एक दूसरे से डिफरेंट है, अलग अलग है, इसलिए दोनों का जेनेटिक मटेरियल भी क्या है? अलग अलग है, इसलिए दोनों आइडेंटिकल या समरूप नहीं हो सकते। अब ये दोनों जाइगोट स्वतंत्र रूप से अलग अलग क्या बनाएंगे? एम्ब्रियो बनाएंगे। इस सिचुएशन को डाइजाइगोटिक ट्विंस या फ्रेटर्नल ट्विंस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी या भ्रातृ। अगला क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन से कथन वर्षा जल संरक्षण के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन से कथन वर्षा जल संरक्षण के बारे में सही है? पहला, ये भूजल का संरक्षण करता है, बिल्कुल। अब वर्षा जल का या बारिश के जल का संरक्षण करते हैं तो ये भूजल का क्या करता है? संरक्षण। दूसरा, ये स्थानीय अपलावन को कम करता है, इट्स रिड्यूस लोकल फ्लोटिंग, बिल्कुल। जिस जगह पर आप वर्षा के जल को संरक्षित कर रहे हो, पानी के टैंक के अंदर या किसी तालाब के द्वारा अपने गांव में वर्षा जल का संरक्षण किया जा रहा है, या खेतों में हौद या टैंक बना रखा है, तो वहां के जो लोकल लोग हैं, लोकल लोगों के पानी के जल की कमी को क्या करता है? दूर करता है। तीसरा, ये जल निकास संबंधी समस्या को उत्पन्न करता है? नहीं, वर्षा जल संरक्षण जो है वो जल निकास संबंधी समस्या को उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि ये तो जो ड्रेनेज लोड को कम करता है, ड्रेनेज प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं करता, बल्कि ड्रेनेज लोड को क्या करता है? कम। भाई आप किसी जगह पर बेटा वर्षा के जल को, पानी के जल को टैंक के रूप में, हौज के रूप में, तालाब के रूप में संरक्षित कर रहे हैं, तो जल निकास की समस्या थोड़ी उत्पन्न करेगा, तो सीधा सीधा दिख रहा है। तो तीसरा कथन क्या हो गया? गलत हो गया। इसका उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल। अभी अपन लोग बेटा गांव में हम लोग खेतों में डैम बनाते हैं, खेत के साइड में, जहां पर 1 बीघा, आधा बीघा, जितनी खेत की कैपेसिटी, जितना खेत बड़ा उसके हिसाब से डैम बनाते हैं। तो वो जल निकास संबंधी समस्या उत्पन्न थोड़ी करेगा, वो तो जल निकास के लोडिंग को कम करेगा। तो कथन ए, बी और डी क्या हो गए? सही हो गए। बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब की बार स्कूल लेक्चरर के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था। बेटा प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, बिल्कुल। प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि क्लोरोफिल वर्णक द्वारा सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा का क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है, इसलिए सत्य कथन है। अगला, श्वसन ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, बिल्कुल। श्वसन के समय ग्लूकोज के अपघटन से ऊर्जा का क्या होता है? उत्पादन। और ऊर्जा का उत्पादन होता है तो श्वसन कैसे अभिक्रिया? ऊष्मा क्षेपी। इसलिए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों क्या है? सही है। अगला, निम्नलिखित में से पादप सूक्ष्म पोषक तत्वों का समुच्चय की पहचान कीजिए। यहां से देखो हर बार क्वेश्चन आता है
कि कौन सा वृहद मात्रिक पोषक तत्व है और कौन सा लघु या सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। तो इसको मैं आपको बेटा इसको समझाऊंगा, आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब मैं बेटा एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन लाया हूं, लेकिन उससे पूरा टॉपिक क्लियर करवाऊं। बेटा मानो मैं हम यहाँ बेटा पादपों की बात कर रहे हैं, और पादपों के अंदर जो अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या 17 होती है। जो पादप है, पादप के अंदर अनिवार्य पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 17 होती है। अर्थात 17 न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो किसी पादप की वृद्धि और विकास के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। कितने? 17। ये दो प्रकार के होते हैं। वृहद मात्रिक पोषक तत्व, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, अर्थात वह पोषक तत्व जो किसी पादप की वृद्धि और विकास के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। और दूसरा लघु या सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, अर्थात वह पोषक तत्व जो किसी पादप की वृद्धि और विकास के लिए कम मात्रा में क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। वृहद मात्रिक पोषक तत्व में 3 कंडीशन है। पहला एक खनिज। तो बेटा एक खनिज कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कहो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये एक खनिज है। दूसरा बेटा प्राथमिक वृहद मात्रिक पोषक तत्व, या इन्हें क्रांतिक तत्व भी कहते हैं, या इन्हें ट्रांस एलिमेंट भी कहते हैं। और प्राथमिक वृहद मात्रिक तत्व 3 है, नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस प्लस पोटेशियम, एनपीके। ये 3 पोषक तत्व ऐसे हैं जो किसी पादप की वृद्धि और विकास के लिए सबसे ज्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और अब द्वितीयक वृहद मात्रिक पोषक तत्व, और द्वितीयक वृहद मात्रिक पोषक 3 है, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। यहां बच्चे सब ज्यादा कंफ्यूज होते हैं सल्फर में। बच्चे सोचते हैं कि सल्फर तो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। ना बाबा ना, ऐसी गलती मत करना। सल्फर द्वितीयक वृहद मात्रिक पोषक तत्व। तो ये 9 ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वृहद होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इसकी ट्रिक है, कहो ना पिंकी से मजे करो, कहो ना प्यार है की तरह, कहो ना पिंकी से मजे करो। ये परमानेंट सवाल आता है। कहो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक खनिज, ना पिंकी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम क्रांतिक तत्व, से सल्फर, मजे मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल का घटक है, और करो कैल्शियम। अब सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की संख्या है 10। मेन वो कौन से है? वो है बेमन क्यों जीमो, बेमन क्यों जीमो, बेमन क्यों जीमो, कल नहीं मिलेगा क्या? बेमन क्यों जीमो, कल नहीं मिलेगा क्या? बे का मतलब बोरॉन, मन का मतलब मैग्नीज, क्यों का मतलब कॉपर, जी का मतलब जिंक, मो का मतलब मोलिब्डेनम, कल का मतलब क्लोरीन, नी का मतलब निकल, और एक होता है आयरन। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये कितने? 10 नहीं सॉरी, फिर 8, और ये कितने थे? 9। 9 और 8 कितने हो गए? 17। 9 वृहद मात्रिक होते हैं और 8 क्या होते हैं? लघु या सूक्ष्म मात्रिक होते हैं। अब आपको बताना है कि इनमें कौन से सूक्ष्म मात्रिक है। पहला बेटा पोटेशियम, मैग्नीशियम, तांबा। अब देखो पोटेशियम, पोटेशियम कहाँ है? ये रहा। तो पोटेशियम तो वृहद मात्रिक। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कहाँ है? ये रहा। तो मैग्नीशियम भी कैसा है? वृहद मात्रिक है। और तांबा एक सूक्ष्म मात्रिक है, तो ये गलत हो गया। अगला तांबा, फास्फोरस, कैल्शियम। तांबा था लेकिन फास्फोरस ये रहा, और कैल्शियम ये रहा। फास्फोरस और कैल्शियम दोनों क्या है? वृहद मात्रिक। तीसरा सल्फर, एल्यूमिनियम, क्लोरीन।
अब यहाँ बच्चे गलती करते हैं, बच्चे सोचते हैं सल्फर तो सूक्ष्म मात्रा, और मैं हमेशा कहता हूँ एग्जामिनर यहाँ कंफ्यूज करेगा, सल्फर कैसा है, वृहद मात्रिक है, ये रहा सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो बच्चे कौन से, जस्ता, जेडन, जिंक, ये रहा जिंक, लोहा, ये रहा लोहा, और मैग्नीज, ये मैग्नीज। तो राइट आंसर 15 का कौन सा हो गया, 4। तो बोरोन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल और आयरन ये सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक डाइऑक्साइड। तो ज्ञान रखना, इसमें अम्लीय वर्षा के लिए जो गैसें जिम्मेदार हैं वो नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होता है तो जरूर अपन मानते कि अम्लीय, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तो अपन और मान सकते हैं, लेकिन केवल नाइट्रोजन दिया। ऑक्सीजन, ओजोन, O3 होता है, इसका भी अम्लीय वर्षा से कोई मतलब नहीं। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैसें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 और दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO2 या NO3 या ये सब होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अब बेटा मनुष्य अपने विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों के द्वारा, उद्योगों के द्वारा, फैक्ट्रियों के द्वारा ये दोनों गैसें वायुमंडल में मुक्त करता है। ये सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वातावरण के अंदर क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। और जैसे ही बारिश आती है, बरसात होती है, बरसो रे मेघा बादल बरसो, तो उस बारिश में ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया किससे होती है, जल से। और जल से होती है तो क्या बनता है, H2SO4। सल्फर डाइऑक्साइड तो क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या बनाते हैं, HNO3, नाइट्रिक एसिड। ये दोनों द्वितीयक प्रदूषक है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। NO2 की यहाँ NO3 भी आप यूज कर सकते हो। नाइट्रोजन के ऑक्साइड बोला, यहाँ ऑप्शन में तो केवल नाइट्रिक ऑक्साइड दिया, मैं यहाँ नाइट्रोजन के ऑक्साइड लिख रहा हूं। अब ये H2SO4 और HNO3 मिलकर के कौन सी वर्षा उत्पन्न करते हैं, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। तो इसका आंसर क्या हो गया, D और E, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से उन जंतुओं का समुच्चय कौन सा है जो सभी बाह्य निषेचन को दर्शाते हैं। ये दोबारा जनन से क्वेश्चन आया कि बाह्य निषेचन को कौन कौन दर्शाते हैं। देखो बेटा, निषेचन 2 प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरे का नाम आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बाह्य निषेचन का मतलब क्या होता है कि जब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन मादा जंतु के शरीर के बाहर किसी माध्यम अर्थात जल में हो। शुक्राणु अंडाणु दोनों जो जंतु है वो अपने शरीर से बाहर कहाँ त्याग देते हैं, जल के अंदर त्याग देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। तो इनमें संलयन या निषेचन कहाँ होता है, मादा शरीर से बाहर होता है, और मादा शरीर से बाहर किसी माध्यम में होता है, वो माध्यम क्या होता है, जल होता है। अब इनके अंदर आपको ध्यान रखना है कि नर और मादा दोनों के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में युग्मकों का या गैमेट्स का त्याग किया जाता है, क्योंकि संलयन की संभावना क्या होती है, कम होती है, क्योंकि शुक्राणु अंडाणु के मिलने का निश्चित रास्ता नहीं होता। और यहाँ पर बेटा जीवों के सर्वाइव या उत्तरजीविता, सर्वाइव करने की संभावना भी कम होती है, अर्थात जीवित जीवों के बेटा जिंदा रहने के अवसर भी क्या होते हैं, कम, क्योंकि दूसरे बड़े जलीय जीवों के द्वारा इनका क्या कर लिया जाता है, शिकार कर लिया जाता है। राइट आंसर कौन है, मेंढक। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, मछली में बाह्य निषेचन होता है, और स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है, इसमें भी बाह्य निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन का मतलब क्या है, जब शुक्राणु अंडाणु का संलयन मादा शरीर के भीतर होता है, यहाँ पर जो संलयन है, शुक्राणु अंडाणु मिलेंगे, उनका संलयन कहाँ होता है, मादा शरीर के अंदर।
यहां पर शुक्राणु अणाणु के मिलने के निषेचन का एक उत्तम या सही रास्ता उपलब्ध होता है, सही मार्ग उपलब्ध होता है, निश्चित पथ उपलब्ध होता है, और यहां पर कोई बाहरी जोखिम भी नहीं होता, अर्थात उत्तरजीविता क्या होती है, अधिक होती है, अर्थात संतान के जिंदा रहने के अवसर क्या होते हैं, अधिक होते हैं। किस किस में होता है? मुर्गी मतलब पक्षियों में, छिपकली में, तितली में, इन सब के अंदर आपको ज्ञान रखना है क्या पाया जाता है, आंतरिक निषेचन। तो ये ऑप्शंस के हिसाब से जो राइट आंसर है वो कौन सा? मेंढक, मछली और स्टारफिश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सूखी हुई किशमिश को जब कुछ समय के लिए सादे जल में छोड़ दिया जाता है तो वे परासरण के कारण फूल जाती है। बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा, अगला है, पादप कोशिकाओं में वर्णात्मक रूप से पारगम्य कोशिका झिल्ली होती है। यह भी कथन बिल्कुल क्या है? सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है उस 18 का राइट आंसर है ए और आर दोनों ही सही, और आर ए की सही व्याख्या है। सुनिएगा, जब आप किसी सूखी हुई किशमिश को, ये कोशिका वाला चैप्टर से, ये आपने बेटा इस प्रकार से जल लिया, एक बीकर में जल भरा हुआ है या हाइपोटोनिक विलयन भरा हुआ है, इस जल के अंदर आपने क्या रखी? एक सूखी हुई किशमिश रखी। इस सूखी हुई किशमिश में जल की मात्रा क्या है? कम, जबकि इससे बाहर जल की मात्रा क्या है? ज्यादा। हमेशा जल की गति अधिक सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा होती है, जिसे परासरण कहते हैं। तो इसमें बाहर से जल के अणु सूखी हुई किशमिश के अंदर प्रवेश करेंगे और बाहर से जल के अणु सूखी हुई किशमिश में प्रवेश करेंगे, तो इसे क्या कहते हैं? अंत्य परासरण या एंडोऑस्मोसिस कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बाहर से जल के अणु किशमिश में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं फूल जाती है, और फूल जाती है तो सूखी हुई किशमिश किसमें बदल जाती है? अंगूर में। और बेटा जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के रूप में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, उस समुच्चय को ढूंढिए जो कि कॉलम ए के पादपों उनके द्वारा प्रदर्शित अलैंगिक जनन की विधि के साथ सही प्रकार से सुमेल करता है। मतलब ये एक प्रकार से जनन वाले चैप्टर से पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आपको बताना कि इसमें सही तरीके से सुमेलित कौन सा कर रहा है। यहाँ 5 इन्होंने ये इधर लिख दिया 5। ए गुलाब, बी यीस्ट, सी फर्न, डी स्पाइरोगायरा, और 5वां इन्होंने दिया है कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखिएगा, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सही ढंग से ऑप्शन के अंदर लिखते वक्त जो टाइप राइटर है उसने गलती कर दी है, एक कम डाला ऑप्शन। फिर मैं आपको पूरा इसकी एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। आपको यहां पर ज्ञान रखना है कि सबसे पहले मैं कुछ आपको इसके बेटा जनन के अलग अलग प्रकार बताता हूं, अलैंगिक जनन के एग्जाम्पल बता रहा हूं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, और उनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। सुनिएगा ज्ञान से। पहला है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है द्विविखंडन। द्विविखंडन का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक जीव बेटा 2 बराबर भागों में टूट जाता है उसे द्विविखंडन कहते हैं। द्विविखंडन का एग्जाम्पल कौन है? अमीबा, अमीबा के अलावा पैरामीशियम, पैरामीशियम के अलावा युगलिना, युगलिना के अलावा जीवाणु। इन सब के अंदर क्या पाया जाता है? द्विविखंडन, अर्थात कोई एक जीव 2 बराबर भागों में क्या होता है? टूटता है। दूसरा अलैंगिक जनन का प्रकार है बहुविखंडन, मल्टीपल फिजन। दूसरे का नाम क्या है? बहुविखंडन। बहुविखंडन जो है, बहुविखंडन का उदाहरण है प्लाज्मोडियम, और प्रतिकूल परिस्थितियों में बहुविखंडन कौन प्रदर्शित करता है? अमीबा। पहले मैं पूरा समझा रहा हूं। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो कौन सा रोग उत्पन्न करता है? मलेरिया। और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के अंदर क्या पाया जाता है? बहुविखंडन। अगला तीसरा आता है जिसका नाम है खंडन, फ्रेगमेंटेशन। और खंडन किसमें पाया जाता है? स्पाइरोगायरा और यूलोथिक्स।
स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। स्पाइरोगायरा शैवाल मुंह की एग्जांपल। स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स के अंदर क्या पाया जाता है? खंडन। यहाँ एक जो बड़ा टाइपराइटर लिखते कुछ गलती कर दी, ये इन्होंने कायिक प्रवर्धन यहाँ लिख दिया, ये कायिक प्रवर्धन यहाँ लिखना था। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन 5 नंबर। अभी तक जो मैंने आपके सामने उदाहरण लिखे हैं उसमें कहीं पर आपको खंडन दिखाई दे रहा है? ये रहा खंडन। क्या इधर आपको स्पाइरोगायरा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। डी। तो यहां पर मैं एक एक चीज आपको समझाऊंगा। डी, डी का मतलब स्पाइरोगायरा, और डी का आंसर कौन है? 3, खंडन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाइरोगायरा बहुत बार पूछा जाता है कि खंडन विधि से अलैंगिक जनन किसमें होता है? स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स में। अगला है मुकुलन, बडिंग। मुकुलन या जिसे क्या कहते हैं? बडिंग। और मुकुलन या बडिंग का एग्जांपल है हाइड्रा, यीस्ट, हाइड्रा, यीस्ट, स्पंज। इन सब के अंदर किस विधि से जनन होता है? मुकुलन या बडिंग विधि से। कहीं पर आपको मुकुलन दिखाई दे रहा है? ये रहा मुकुलन। इधर कहीं हाइड्रा दिखाई दे रहा है? नहीं, यीस्ट दिखाई दे रहा है। यीस्ट एकमात्र एक कोशिकीय कवक है, बाकी कवक बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन एक कोशिकीय कवक कौन है? यीस्ट है। तो बी यीस्ट, और बी यीस्ट के सामने मुकुलन 1। डी का आंसर 3 और बी का आंसर 1। अब एक और है जिसका नाम है पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। और पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है? जब किसी जंतु के शरीर का कोई भाग टूटकर अलग हो जाता है तो उसके स्थान पर दोबारा नए भाग का निर्माण होना क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का एग्जांपल है प्लेनेरिया, स्टारफिश, छिपकली की पूंछ। ये सब किसके एग्जांपल है? पुनरुद्भवन। क्या आपको कहीं इसमें पुनरुद्भवन नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। उसके बाद में है बेटा नंबर 5 पर हमने क्या लिखा था? पुनरुद्भवन। नंबर 6 है बीजाणु जनन। ये मैंने सिलेबस एनालिसिस के समय भी आपको जिक्र किया था। बीजाणु जनन मतलब बीजाणुओं के द्वारा जनन होना। और बीजाणुओं के द्वारा जनन किसमें होता है? कवक में, शैवाल में, ब्रायोफाइटा में, जिसे क्या कहते हैं? मोस भी कहते हैं, और टेरिडोफाइटा में। और टेरिडोफाइटा को कहते हैं फर्न। ठीक है, टेरिडोफाइटा को क्या कहा जाता है? फर्न। तो बीजाणु जनन किस किस में होता है? कवक में, शैवाल में, ब्रायोफाइटा जिसे मोस भी कहते हैं, टेरिडोफाइटा जिसे क्या कहा जाता है? फर्न। क्या कहीं यहाँ पर बीजाणु जनन नजर आ रहा है? ये बीजाणु रचना, स्पोर फॉर्मेशन। सामने कहीं पर आपको कवक, शैवाल, ब्रायोफाइटा या मोस, टेरिडोफाइटा या फर्न दिखाई दे रहा है? ये रहा फर्न। फर्न कहां पर है? सी में। और सी में बेटा फर्न, जिसका सही नाम क्या है? टेरिडोफाइटा। सामान्य शब्द क्या है? फर्न। और फर्न या टेरिडोफाइटा में किससे होता है? बीजाणु जनन से। मतलब सी में क्या आएगा? 2। अब आता कायिक जनन। और कायिक जनन किसमें पाया जाता है? गुलाब में। और कायिक जनन के साथ साथ में गुलाब में क्या पाया जाता है? आपको ज्ञान रखना, कायिक जनन। और कायिक जनन का अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कायिक जनन किसके अंदर पाया जाता है? गुलाब के अंदर। और उस विधि का नाम क्या बताया था? लेयरिंग विधि। इसके अलावा कर्तन या कटिंग विधि भी कौन प्रदर्शित करता है? गुलाब प्रदर्शित करता है। लेयरिंग विधि मैंने क्या बताया था? पहले क्वेश्चन था कि एक शाखा को लेकर के जमीन में क्या कर देते हैं? दबा देते हैं। कुछ समय पश्चात उससे क्या निकल आती है? जड़ें। तो गुलाब में क्या होता है? कायिक जनन। गुलाब दिख रहा है? हाँ, ये रहा ए। कौन सा जनन? कायिक जनन 5 नंबर। तो ए में क्या होगा? 5। तो यहां पर देखो बेटा, एक एक की तरफ चलते हैं। पहले अपन चलते हैं डी में, अपन इधर से चल लेते हैं, अपने हिसाब से चल लेते हैं। अपने को कभी भी राइट आंसर की तरफ एक एक चीज को आपस ऑप्शन वाइज उसको सही करते रहो। राइट आंसर नहीं ढूंढना है, गलत आंसर ढूंढना है। जो शेष बचते हैं अपने को सारे तरीकों से क्वेश्चन को करना होता है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कराया, ऑप्शन की तरफ गया ही नहीं, मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। पहले ही अलैंगिक जनन के उदाहरण आपके दिमाग में आ जाना चाहिए।
और अगर इतना आपने कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। देखो डी में 3, डी, ठीक है, डी में 3 2 में ही आ रहा है, मतलब 3 और 4 ऑप्शन तो पहले ही चले गए। यदि आपको एक भी आ रहा है या 2 आ रहे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। डी में 3 2 में आ रहे, 3 और 4 तो बाहर निकल गए। अब बी में 1, अब आपको केवल इन दो पर ही चर्चा करनी। बी में 1 दोनों में आ रहे हैं। सी में 2 अब केवल और केवल किस में आ रहा है, पहले में। यहाँ सी में क्या आ रहा है 5, तो ये भी चला गया। राइट आंसर क्या हो गया 1। ए में 5, ए कौन है, गुलाब, किस विधि से, कायिक जनन से। बी में 1, बी कौन है, यीस्ट, किस विधि से, मुकुलन से, बिल्कुल। सी में 2, सी कौन है, फर्न, किस विधि से, बीजाणु जनन से। डी में 3, डी कौन है, स्पाइरोगायरा, किस विधि से, खंडन विधि से। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सही करना होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से पादप रोग जीवाणु द्वारा होते हैं। ये मैंने आपको, जब मैं सिलेबस एनालिसिस कर रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि पादपों में एक नींबू में सिट्रस कैंकर एक ऐसा रोग है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नींबू में सिट्रस कैंकर जो रोग होता है वो जेंथोमोनास सिट्राई नामक जीवाणु के द्वारा होता है। बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट। सिट्रस कैंकर रोग किसके द्वारा होता है, आपको ध्यान रखना है, जेंथोमोनास सिट्राई के द्वारा। और मैंने एक बात और आपको बताई थी कि रस्ट या किट, स्मट या कंड, जहां कहीं भी शब्द दिख जाए, ये दोनों किससे जनित रोग होंगे, कवक जनित। दिमाग में बिठा लो, सिट्रस कैंकर रोग जीवाणु जनित, रस्ट, किट, स्मट, कंड, ये नाम दिख जाए कहीं पर भी तो कैसे हैं, कवक जनित। मोजेक, कहीं पर भी मोजेक शब्द आ जाए, विषाणु जनित। और यदि ये 3 बातें आपने याद रख ली तो आपका कभी भी क्वेश्चन पादप जनित रोग का क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। जीवाणु जनित एक ही आ रहा, नींबू में सिट्रस कैंकर रोग। बेटा कवक जनित रस्ट या किट, स्मट या कंड। रस्ट, किट, स्मट, कंड, 4 बात याद रख लो। और मुझे एक शब्द आ जाए तो विषाणु। पहला है रस्ट ऑफ व्हीट। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग जीवाणु द्वारा होता है, तो आपको दिख ही रहा है, सिट्रस कैंकर रोग। सिट्रस कैंकर रोग किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा। केवल बी आंसर आएगा। किस जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु का नाम है जेंथोमोनास सिट्राई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जेंथोमोनास सिट्राई नामक जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है, सिट्रस कैंकर। गेहूं में गुण लगना या गेहूं का किट, रस्ट या किट। रस्ट या किट शब्द आते ही आपको ध्यान रखना है कि कवक जनित रोग है। और ये किस कवक के द्वारा होता है, पक्सीनिया, पक्सीनिया ग्रेमिनिस नामक कवक के द्वारा। पहला रोग ये किसके द्वारा होता है, फंजाई या कवक। सिट्रस कैंकर किसकी वजह से होता है, जीवाणु की वजह से। भिंडी का पीत सिरा किर्मिक, येलो वेन मोजेक। मोजेक शब्द जहां कहीं भी आ गया इससे होगा, विषाणु से। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, केवल बी। सिट्रस कैंकर रोग जो होता है वो किसकी वजह से होता है, जीवाणु जनित। अगला, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो काफी पूछे जा रहे हैं और बड़े इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, पहला, आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करता है। भोजन के भंजन मतलब भोजन के अपघटन में क्या करता है, सहायता करता है। अपघटन का मतलब भोजन के पाचन में सहायता करता है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, सही बात है। आमाशय के जठर रस में कौन होता है, HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, जिसका माध्यम क्या होता है, प्रबल अम्लीय होता है। अगला बेटा, पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है, सत्य कथन है। पाचक रसों को क्रिया करने के लिए, डाइजेस्टिव जूस को क्रिया करने के लिए या बेटा पाचन की क्रिया को बढ़ाने के लिए हमेशा किस माध्यम की आवश्यकता होती है, अम्लीय की। तो ए और आर दोनों सही और आर ए की क्या सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 22, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 22 है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द का अर्थ क्या है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन,
स्थिरीकरण भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन पे अपन बाद में चलेंगे। आप सबको ध्यान रखना है, वायुमंडल में 78% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में 78% क्या प्रेजेंट होती है? नाइट्रोजन। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होते हुए भी पेड़ पौधे इसका सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रयोग नहीं कर सकते, नाइट्रोजन सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वायुमंडल में उपस्थित 78% नाइट्रोजन को विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा, विभिन्न प्रकार के जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा इस नाइट्रोजन को किस में बदला जाता है? नाइट्रेट और नाइट्राइट रूपों में बदला जाता है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, जिसका पेड़ पौधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते, नाइट्रोजन रूप का पादप अवशोषण नहीं कर सकते, इसलिए इसको विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा किसमें बदला जाता है? नाइट्रेट और नाइट्राइट। और ये नाइट्रेट और नाइट्राइट का पादप क्या करते हैं? अवशोषण, अर्थात एक रूप का दूसरे रूप में बदलना। नाइट्रोजन का सूक्ष्म जीवों ने रूपांतरण किसमें किया? नाइट्रेट और नाइट्राइट में। इस क्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यदि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया सूक्ष्म जीवों के द्वारा हो तो उसे कहते हैं जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ऐसे कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की दो प्रकार है, पहले का नाम है मुक्त जीवी और दूसरे का नाम है सहजीवी। मुक्त जीवी का मतलब क्या होता है कि कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो मृदा में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, किसी के साथ की जरूरत नहीं है। आओ तो वेलकम, जाओ तो वेलकम, हमें किसी की जरूरत नहीं है। मिट्टी में स्वतंत्र रूप से, मुक्त रूप से पाए जाते हैं, मुक्त जीवी या स्वतंत्र जीवी भी कहते हैं। ऐसे कौन से जीवाणु है जो मिट्टी में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं? दो जीवाणु हैं, एक का नाम एजेटोबैक्टर और दूसरे का नाम क्लोस्ट्रीडियम। ये दो ऐसे जीवाणु हैं जो मृदा में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। दूसरा सहजीवी। सहजीवी का मतलब जब बेटा दो जातियां साथ साथ रहते हुए एक दूसरे को लाभ पहुंचाती है और दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। यदि एक जाति को आप विलुप्त करोगे तो दूसरी जाति अपने आप ही उसकी याद में, उसके दुख में, उसके क्रंदन में, उसकी वेदना में दम तोड़ देती है, जान दे देती है, मर जाती है। इतना ज्यादा गहरा प्यार होता है। सोचो जरा कितना प्यार है। उस गहरे प्यार को कहते हैं सहजीवी। दे एक दूसरे पर कंप्लीटली आश्रित होते हैं, पूर्णतया डिपेंडेंट होते हैं। सहजीवी की मैं उदाहरण की बात करूं नाइट्रोजन स्थिरीकरण की, तो लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम, एजो राइजोबियम। लेग्यूमिनेसी की जगह फलीदार पौधे भी कह सकते हैं। और ए लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में, जिनमें फलियां नहीं पाई जाती है, ए लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों में जो जीवाणु पाया जाता है उसका नाम है फ्रैंकिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। नाइट्रोजन यौगिकों का गैस या नाइट्रोजन में रूपांतरण? नहीं। मृदा में उपस्थित जीवाणु द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण? नहीं। मृत जैव पदार्थों में उपस्थित नाइट्रोजन का वापस मृदा में विमुक्त करना? नहीं। जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोगात्मक रूप से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण? 4 नंबर। मैंने बताया था रूपांतरण मतलब एक रूप का दूसरे रूप में बदलने की ये जो क्रिया होती है इसे क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा खनिज भाग लेता है? मोलिब्डेनम। कौन सा एंजाइम भाग लेता है? नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया के अंदर आपसे कौन सा वर्णक भाग लेता है? लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन नामक वर्णक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया में क्या लेता है? भाग लेता है। क्वेश्चन नंबर 23, उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें अनियत तापीय जीवों को समाविष्ट किया गया। कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लडेड मतलब असमतापी। ऐसे जीव जिनके शरीर का तापमान निश्चित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? असमतापी। और असमतापी का एग्जाम्पल कौन है? तो असमतापी का एग्जाम्पल की हम बात करें तो सर्प, मेंढक और कॉकरोच।
हाँ मामा 5 मिनट में करता हूं। तो असमतापी मतलब जिनके शरीर का तापमान निश्चित नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है? असमतापी। असमतापी का एग्जाम्पल होती है फिश, मछलियां, उभयचर, सरीसर। ये 3 किसके एग्जाम्पल होते हैं? असमतापी। या ऑप्शन के हिसाब से हो गया सर्प, मेंढक और कॉकरोच। समतापी, समतापी मतलब ऐसे जंतु जिनके शरीर का तापमान निश्चित होता है, पक्षी या एविज, स्तनधारी या मैमल्स। पक्षी और स्तनधारी जो है वो किसका एग्जाम्पल है? समतापी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा उस शब्द समूह वाले विकल्प का चयन कीजिए जो सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भरे। आपको उसके सामने मैं एक पूरी लाइन पढ़ूंगा और आपको सही क्रम में सेट करना है। सही क्रम के अंदर आपको सही समुच्चय के अंदर इसको क्या करना है? जमाना है। अगला, निषेचन के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु सलित होकर डब्लू बनाते हैं। रटना कुछ भी नहीं है। या इधर घटना लिख रहा हूं या इधर सिंबल लिख रहा हूं। लाइन पढ़ते, निषेचन के समय पिता के शुक्राणु, ये पिता के शुक्राणु, और माता के अंडाणु, ये माता के अंडाणु सलित होकर डब्लू बनाते हैं। ये दोनों सलित होकर क्या बनाते हैं? जाइगोट। जाइगोट को हम हिंदी में कहते हैं युग्मनज। शुक्राणु अंडाणु का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब। और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट। क्वेश्चन में जाइगोट के लिए जगह शब्द क्या यूज किया? डब्लू। डब्लू का मतलब क्या है? जाइगोट। जो कि बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाते हैं। ये जाइगोट बारंबार विभाजित होगा और बारंबार विभाजित होकर के लगातार विभाजित होगा। इसीलिए जाइगोट किसकी तरह काम करता है? स्टेम सेल, स्तंभ कोशिका। स्तंभ कोशिका मतलब जब कोई एक कोशिका में इतनी क्षमता होती है कि वो बार बार विभाजित करके संपूर्ण शरीर का विकास कर सकती है। जब किसी एक ही कोशिका के द्वारा संपूर्ण शरीर का विकास किया जा सकता है, उसे स्टेम सेल या टोटिपोटेंसी कहते हैं। शुक्राणु अंडाणु मिलकर एक कोशिकीय जाइगोट बनाते हैं और उस बेटा एक जाइगोट से पूरे बच्चे का विकास हो जाता है, इसलिए उसको स्टेम सेल कहते हैं। जो बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाते हैं। बिल्कुल जाइगोट विभाजित हो गए तो 16 कोशिकीय की अवस्था बनेगी, उसका नाम मोरूला। मोरूला से ब्लास्टूला, ब्लास्टूला से गैस्ट्रूला। ये अर्थात ये जो बनाएंगे ये भ्रूण की क्या है? अवस्था है। ठीक है, जाइगोट विभाजित होकर भ्रूण की अवस्थाएं बनाती है। अब कोशिकाएं विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्तित होने लगती है। इस विकसित होती संरचना की दीवार की वह अवस्था जिसमें एक्स कहते हैं, जो कि रोपित हो जाती है। एक्स वाई सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके वे जेड कहलाते। इसमें पूछा गया कि डब्ल्यू, वाई, जेड और एक्स क्या। ठीक है, कोशिकाएं बेटा बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाती है। ये जाइगोट विभाजक मोरूला। मोरूला के बाद में जो भ्रूण की अवस्था बनाएगी, उस भ्रूण की अवस्था का नाम क्या है? ब्लास्टूला। इसमें 32 कोशिकाएं। ये मोरूला और ब्लास्टूला दोनों क्या है? भ्रूण की अवस्था है। ब्लास्टूला के बाद अगली जो भ्रूण की अवस्था बनती है जिसका नाम क्या है? गैस्ट्रूला। और गैस्ट्रूला अवस्था में शरीर के विभिन्न अंगों का क्या होता है? विकास। ये भी किसकी अवस्था है? भ्रूण की। यही बात ये कह रहा है कि शुक्राणु अंडाणु मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं, जो बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। ये गोले में मोरूला, ब्लास्टूला क्या बनती है? गैस्ट्रूला बन जाती है और विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्तित होने लगती है। गैस्ट्रूला अवस्था के द्वारा विभिन्न अंगों का क्या होता है? विकास। इस विकसित होती संरचना की दीवार की वह अवस्था जिसमें एक्स कहते हैं, जो कि रोपित हो जाती है। ये जो भ्रूण की विभिन्न अवस्थाएं विकसित होती है, ये कहां जाकर रोपित होती है? जिनमें भ्रूण की एक अवस्था होती है जिसका नाम होता है ब्लास्टूला। और ब्लास्टूला अवस्था कहां जाकर जुड़ती है? उस जगह का नाम होता है गर्भाशय, या जिसे क्या कहते हैं? यूटेरस। जो गर्भाशय या यूटेरस है, बच्चादानी है, इस बच्चादानी के या भ्रूण की आंतरिक सतह एंडोमेट्रियम से जाकर कौन जुड़ता है? भ्रूण। शुक्राणु अंडाणु मिले, जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बना? भ्रूण। भ्रूण की कौन सी अवस्था? ब्लास्टूला। ब्लास्टूला अवस्था कहां जाकर रोपित हो जाती है? गर्भाशय या यूटेरस की आंतरिक दीवार से जाकर जुड़ जाती है। और भ्रूण का ब्लास्टूला अवस्था में गर्भाशय की आंतरिक दीवार से जाकर प्रोजेस्टेरोन की उपस्थिति में जुड़ना क्या कहलाता है? रोपण कहलाता है। रोपण शब्द का मतलब क्या होता है? भ्रूण का ब्लास्टूला अवस्था में
गर्भाशय की आंतरिक दीवार एंडोमेट्रियम से जाकर जुड़ना क्या कहलाता है? रोपण कहलाता है। और उसके बाद रोपण के पश्चात जब ये भ्रूण 9 महीने का हो जाता है, भ्रूण का विकास हो जाता है, तो इसे गर्भ या क्या कहते हैं? फीटस कहते हैं। रटना कुछ नहीं। अब ये पूछ रहा है WXYZ क्या है? W क्या है? शुक्राणु मिलकर क्या बना? जाइगोट। W के बाद में X, इस जाइगोट में विभाजन से क्या बना? भ्रूण बना। ये भ्रूण की अवस्था है। भ्रूण कहां जाकर जुड़ा? तो भ्रूण जाकर कहां जुड़ा? गर्भाशय में जुड़ा। और भ्रूण का विकास होने के फलस्वरूप क्या बना? गर्भ बना या फीटस बना। फीटस मतलब अजन्मा बच्चा या जन्म लेने से पहले की अवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 24 था। 24 में राइट आंसर क्या था? बी। क्वेश्चन नंबर 25। ये निम्नलिखित में से किन कोशिकांगों में स्वयं का डीएनए होता है? आपको ध्यान रखना है, कोशिका में 3 ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनमें स्वयं का डीएनए होता है। स्वयं का डीएनए किस किस में होता है? अच्छा क्वेश्चन है। एक तो केंद्रक में होता है, आप जानते हैं केंद्रक में डीएनए आरएनए पाए जाते हैं। और केंद्रक के अलावा ऐसे कौन से कोशिकांग हैं जिनमें स्वयं का डीएनए होता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो केंद्रक के अलावा 2 ऐसे कोशिकांग हैं जिनमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है। एक का नाम माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे का नाम हरित लवक। ये केंद्र के अलावा 2 ऐसे कोशिकांग हैं जिनमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे का नाम हरित लवक। इनमें डीएनए के साथ साथ 70S राइबोसोम भी पाया जाता है। तो आंसर क्या होगी? देखो, लवक में होता है, बिल्कुल हरित लवक में डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नाभिक केंद्रक होता है, रिक्तिका में नहीं होता। तो ए, बी और सी, ए बी सी किसमें? 3 में। तो 25 का राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है बेटा, उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो द्विलिंगी होते हैं। अर्थात यहाँ कौन कौन से ऐसे पादप हैं जो द्विलिंगी है? सरसों, गुलाब और पिटूनिया। सरसों, गुलाब और पिटूनिया 3 ऐसे पादप है जो द्विलिंगी है। एक लिंगी कौन कौन है? तो एक लिंगी मक्का है, ठीक है, पपीता है और खीरा या ककड़ी है। ये एक लिंगी होते हैं। सरसों, गुलाब और पिटूनिया कैसे हैं? द्विलिंगी। द्विलिंगी पुष्प कौन कौन से हैं? सरसों, गुलाब, पिटूनिया, दतूरा, मटर, ये सब कैसे होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन ए और बी है, जब उन्हें ग्रंथि सी अपने हार्मोन तब स्रावित करने के आदेश प्राप्त होते हैं। निम्न में कौन सा कथन ए, बी और सी सही है? ए और बी है जिन्हें ग्रंथि सी अपने हार्मोन तब स्रावित करने के लिए आदेश प्राप्त होते हैं। आप सबको ज्ञान रखना है कि इनमें कौन सा ए और बी है। ये 2 ग्रंथियां हैं, ए और बी, और इन दोनों ग्रंथियों को कौन सी ग्रंथि आदेशित करती है कि आप अपना हार्मोन स्रावित करो? तो जो ग्रंथि आदेशित करती है उस ग्रंथि का नाम क्या होता है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की क्या है? मास्टर ग्रंथि है, जो शरीर की सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के ऊपर क्या करती है? नियंत्रण करती है। इसलिए पीयूष ग्रंथि को शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। हमारे शरीर की सभी ग्रंथियों को हार्मोन छोड़ने के लिए आदेशित कौन सी ग्रंथि करती है? क्वेश्चन थोड़ी भाषा हार्ड लिखी। ए और बी वो ग्रंथियां हैं, 2 ग्रंथियां ए और बी, हमें पता लगाना है। और इन दोनों ग्रंथियों को कौन सी ग्रंथि आदेश देती है कि तुम हार्मोन छोड़ो? उस सी का नाम क्या है? पीयूष। सबसे लास्ट में पीयूष किसमें है? देखो, पहले में सबसे लास्ट में क्या है? थायराइड नहीं। दूसरे में सबसे लास्ट में कौन है? पीयूष हो सकता है। तीसरे में सबसे लास्ट में कौन है? थायराइड। चौथे में सबसे लास्ट में कौन है? थायराइड। और एक तरीके से देखे तो 3 ऑप्शन में लास्ट कौन है? थायराइड। ऐसे क्वेश्चन की भाषा हार्ड होती है, ऑप्शन बहुत इजी होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी। जो ग्रंथि आदेश देती है वो ग्रंथि सी। कौन सी ग्रंथि? पीयूष। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि है, जो शरीर की सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के ऊपर क्या करती है? नियंत्रण करती है। ये पीयूष ग्रंथि किसको आदेश देती है? ए और बी। ए और बी कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि
और यहाँ थायराइड ग्रंथि को आदेश देने के लिए पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन छोड़ती है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको और एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। पीयूष ग्रंथि एक हार्मोन छोड़ती है जिसका नाम क्या है? TSH। और TSH हार्मोन की उपस्थिति में पीयूष ग्रंथि किसको आदेश देती है? थायराइड की। जो पीयूष ग्रंथि का TSH हार्मोन है वो किसको प्रेरित करता है? थायराइड को। और थायराइड कौन सा हार्मोन छोड़ती है? थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन हार्मोन किसका बना होता है? आयोडीन का। इसी प्रकार पीयूष ग्रंथि एक हार्मोन छोड़ती है SCTH। और SCTH हार्मोन किस ग्रंथि को सक्रिय करता है? अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि को क्या करता है? सक्रिय। और अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि कौन से हार्मोन छोड़ती है? एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन छोड़ती है। अधिवृक्क ग्रंथि को हमारे शरीर की आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं, संकटकालीन ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए मानव शरीर को तैयार कौन करती है? अधिवृक्क। इसे 3F और 4S ग्रंथि भी कहते हैं। 3F का मतलब फियर, फाइट, फ्लाइट, स्ट्रेस, शुगर, साल्ट और सेक्स। इन सातों स्थितियों के अंदर कौन सी ग्रंथि सक्रिय होती है? एड्रिनल ग्रंथि। हमारे शरीर को आपातकालीन परिस्थितियों, संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार कौन करती है? अधिवृक्क ग्रंथि। जब आप बहुत ज्यादा डर चुके हैं या लड़ाई कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं या बहुत ज्यादा टेंशन में हैं या सेक्स की सिचुएशन में हैं, तब कौन सी ग्रंथि सक्रिय होती है? अधिवृक्क। और अधिवृक्क ग्रंथि सक्रिय होकर हमारे शरीर के अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करती है? प्रभावित करती है। अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि कौन सा हार्मोन छोड़ती है? एड्रिनलिन। जो किसको सक्रिय करता है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है। और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कारण हृदय दर, श्वसन दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। रोंगटे खड़े होने लगते हैं, पसीना छूटने लगता है, शरीर में कंपी छूटने लगती है, गला सूखने लगता है। ये सब किसके गुण है? अधिवृक्क। तो इस प्रकार से हमने आज कोशिका, श्वसन, परिवहन, जनन और अंत्यस्रावी ग्रंथियों के बारे में डिस्कस किया। ये क्लास C-TET और ग्रेड 3 लेवल 1, लेवल 2 दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। और इंडिया में जितने भी टेट हो रहे हैं सभी के लिए ये क्लास समान रूप से उपयोगी है। आनंद से इस क्लास को लीजिएगा। क्लास के अंदर बहुत अच्छे और हार्ड क्वेश्चन रखे गए और उन क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया। टीम कलाम आपके साथ खड़ी है। आपका अपना दोस्त सुनील विश्नोई को विदा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, लगे रहिए, कंटिन्यूअस रखिएगा। करत करत अभ्यास से जड़ मत होत। सुजान एक बार फिर मिलेंगे आगे इन्हीं राहों में।